नमस्कार दोस्तों। आज एक नए टॉपिक के साथ में फिर से हाजिर हूँ, पर्यावरण संरक्षण एवं वन्य जीव संरक्षण के बारे में। दोस्तों, मैं ये जो मूल विधि से संबंधित जो कि यूपीएसआई में आ रही है, उसमें मैं वो टॉपिक पहले उठा रहा हूँ जो छोटे हैं और सहजता से समझ में आ सकते हैं। ठीक है, मैं कोई ऐसा टॉपिक नहीं उठा रहा हूँ जिसका लिंक किसी और टॉपिक से है, ताकि मैं इस टॉपिक को उठाऊँ और वो वाला टॉपिक के थ्रू आपको ये चीज़ ना समझ में आए। ये मैंने ऐसा ही टॉपिक उठाया है, ऐसा टॉपिक चूज़ किया है जो बड़े ईजिली से, बहुत ही ईजी वे से आप चीज़ों को समझ पाए। ठीक है, तो इससे पहले वाली जो वीडियो मैंने डाली हुई थी यातायात अधिनियम और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के ऊपर, और उसके एमसीक्यूज कराए थे। अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन आ रहा है, इस पर क्लिक करके उसको देख सकते हैं। और साथ ही साथ में यदि आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसको फटाफट से जाइए, ज्वाइन करिए, क्योंकि वहाँ पे एमसीक्यूज़ के बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं मूल विधि के रिगार्डिंग, और मैं लगातार उस पर अपडेट करता रहता हूँ नए नए क्वेश्चंस का। और आपकी जो प्रैक्टिस है वो बनी रहेगी। आपको कोई बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, कोई भी बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप धीरे धीरे चलेंगे ना, पूरा सिलेबस आपका 15 दिन के अंदर मूल विधि पूरी कंप्लीट हो जाएगी। कल जैसे मैं कमेंट एक देख रहा था कि किसी ने कमेंट किया था कि सर पहले पॉलिटी भी स्टार्ट कर दीजिए। दोस्त मेरे प्यारे भाई, पॉलिटी भी स्टार्ट होगी, लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखो। मैं आप लोगों का पार्टिसिपेशन देख रहा हूँ कि आप लोग वीडियो को कितना देखते हैं, उस हिसाब से सारी चीज़ें धीरे धीरे आती जाएगी। एकदम से अगर सारी चीज़ें मैं डाल दूंगा तो आपको भी थोड़ा बर्डन लगेगा, और मेरा जो पढ़ाने का तरीका है बिल्कुल अलग है। इस वजह से मैं धीरे धीरे सारी चीज़ों को लाता जाऊंगा, और जल्द ही आपकी पॉलिटी की भी वीडियोस आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आइए चलते स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। दोस्तों, पर्यावरण संरक्षण एवं वन्य जीव संरक्षण, ये जो टॉपिक है, यहाँ से आपका समझ लीजिए कि आपका 1 नंबर पक्का है। यह बात समझ लीजिए कि आपका 1 नंबर यहाँ से पक्का है, क्योंकि देख लीजिए पर्यावरण संरक्षण में इस समय सबसे बड़ी जो मार है वो पर्यावरण की ही है। गर्मी इतनी पड़ रही क्यों? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग है। इसकी वजह से आप सारे पेड़ों को काट दे रहे हैं, नए नए मकान बनाए जा रहे हैं, जनसंख्या बढ़ रही है तो लोगों के रहने की जगह नहीं बची है, तो नए नए मकान और शहर, गांव की तरफ आ रहा है शहर। तो जितने गांव थे जहां पे पेड़ पौधे थे, जिनकी वजह से वहां का जो टेम्परेचर था वो बड़ा पॉजिटिव या कूल रहता था, ठंडा रहता था, अब हम उस पेड़ों को काट रहे हैं। तो यहाँ से सवाल बनना लाजमी है, और बनेगा ही, हर एग्ज़ाम में बनता है और यहाँ पे भी बनेगा, यूपीएसआई में भी। आप अगर सिलेक्टेड चीज़ों से पढ़ते हैं और उसमें अगर एक एक दो दो नंबर आपके पक्के होते हैं, तो उससे अच्छा एजुकेटर, उससे अच्छा पढ़ाने वाला या उससे अच्छा माइंड सेटर कोई नहीं हो सकता कि आपने एक टॉपिक पढ़ा उसी से 2 नंबर या 1 नंबर का प्रश्न आ जाए। ठीक है, तो ये भी अपनी स्ट्रेटजी होती है पढ़ाने की। तो आइए बढ़ते हैं हम लोग पहले टॉपिक की तरफ। देखिए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो कि 1986 में था। देखिए 1986 में तो आया पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, लेकिन मैं आपको मोटा मोटा इसका एक ओवरव्यू दे दूँ ताकि आपको पूरी चीज़ समझ में आ जाए। दोस्तों, हम लोग स्टॉकहोम समझौता आपको पता ही है, जो स्वीडन में है। हम लोग जून 1972 में उसके जून 1972 में हम लोगों का उससे टाई अप था कि स्टॉकहोम समझौता क्या करता है। देखिए, स्टॉकहोम समझौता में आपको पता है कि जो भी मानवीकरण पर्यावरण के संरक्षण के जो भी चीज़ें किया जाएगा, मतलब जो मानव के हित में हो, पशु पक्षियों के हित में हो, उसके ऊपर जो भी गाइडलाइन बनाई जाती थी वो तय किया गया था स्टॉकहोम समझौता स्वीडन के अंदर। ठीक है, 1972 के अंदर जून में। लेकिन भारत भी इसका हिस्सा तो था, लेकिन भारत इतना तरीके से अभी एक्टिव रहा नहीं। मतलब कहने का ये मतलब है कि यहाँ पर अभी बहुत टाइप से पर्यावरण को नुकसान देने वाली सारी चीज़ें हो रही थी, लेकिन यहाँ पे वो उतनी तरीके से सरकार इतनी गंभीर नहीं थी, कोई कानून नहीं बनाती थी। किसी का भी मन होता था उसने पेड़ काट लिए, यूकेलिप्टस का भी पेड़ लगा दिया। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि यूकेलिप्टस का पेड़ है तो बहुत अच्छा, लेकिन वो जो धरातल में जो पानी है उसको पीने वाला सबसे ज़्यादा पेड़ है। मतलब वो एक दिन के अंदर करीबन नहीं तो 50 बाल्टी पानी के बराबर सोख लेता है, इतनी क्षमता है। तो इससे जो पानी, जो भूजल स्तर वो भी कम हो रहा था। खैर, हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। दोस्तों, स्टॉकहोम समझौते का जो सदस्य था उसमें भारत भी था, मैंने आपको जैसा अभी बताया। लेकिन हुआ क्या, ऐसा कौन सा झटका लगा भारत को कि भारत को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 बनाना पड़ा, और साथ ही साथ में इसमें कठोर से कठोर कानून बना के उनमें दंडित करने का प्रावधान रखा गया। दोस्तों, आपको याद होगा ना, बहुत बार आपने पढ़ा होगा भोपाल गैस त्रासदी, आईसो
मिथाइल, जो कि वहाँ पे एक रिसाव हो गया था और जिससे बहुत लोग मार दिए गए थे। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट में अलग अलग टाइप की बातें चल रही थी। जो ऑफिशियल था वहाँ का, उनके हिसाब से बहुत कम लोग मारे गए थे। जैसा आपको पता है कि कोई भी कंपनी जब अपना ऑफिशियल निकालती है तो कम से कम लोगों को दिखाती है कि हमारे यहाँ इस हादसे में कम से कम लोग ख़त्म हुए। लेकिन जो सार्वजनिक एक एजेंसीज थी, उस एजेंसी ने, जब बाहरी एजेंसी ने उसका सर्वेक्षण किया, निरीक्षण किया, अन्वेषण किया, तो वहाँ पर ये पता चलता है कि यहाँ पे तो बहुत सारे लोग मारे गए। तो इसका रीज़न ये निकल के आया कि हमने कायदे कानून जो थे पर्यावरण को लेके, जो सरकार की गाइडलाइन थी, उसने वो गाइडलाइन नहीं तैयार करी कि कोई भी फैक्ट्री लगा ले रहा है। अगर आप फैक्ट्री लगा रहे हैं और तो किस प्रकार की चीज़ बनाएंगे। मान लीजिए आपने कोई केमिकल बना रहे हैं, केमिकल से बनने वाले जो गैस होगी वो कहाँ रिलीज़ होगी, गैस के लिए आपने कैसा माहौल दिया है, कैसा चैम्बर बनाया है, उस चैम्बर की गुणवत्ता कैसी है, उसकी क्वालिटी कैसी, वगैरह वगैरह। ठीक, तो इस चक्कर में भोपाल गैस जब त्रासदी हो गई तो सरकार की आंखें खुली और सरकार को लगा कि ये 1984 में हुई है दोस्तों, 1984 में जब इंदिरा गांधी की डेथ हुई है उसी वर्ष। तो गवर्नमेंट को लगा कि नहीं, इसके लिए कुछ नियम कायदे कानून बनाने चाहिए। ये तो पहला हादसा था और इसके बाद में भी बहुत सारे ऐसे हादसे हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि भारत जो था वो विकासशील देशों की तरफ बढ़ रहा था। ठीक है, तो लगातार यहाँ पे इंडस्ट्री लगनी लाजमी थी, इंडस्ट्री को रोका नहीं जा सकता था, तो इसके लिए कायदे कानून बनाने ही उचित समझे गए। तो देखिए कौन से कायदे कानून बनाए गए उसके ऊपर थोड़ा बात करते हैं। देखिए जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, मैंने अभी आपको बताया 1986 में, पहला क्वेश्चन 1986 में क्या आया, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। इसको राष्ट्रपति की जो सहमति मिली वो 23 मई 1986 को मिली। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे सब बनते हैं कि कब मिली राष्ट्रपति की सहमति और अधिनियम कब आया। यह अधिनियम अस्तित्व में कब आया, 19 नवंबर 1986 को। ठीक है, यह अधिनियम संपूर्ण भारत पे लागू होता है। देखिए मैंने आपसे कल से पहले जितनी भी वीडियोज आई हैं, मैंने आपको बताया कि अब कोई भी जो अधिनियम होगा वो अधिनियम पहले होता था। कुछ अधिनियम ऐसे थे जो कि जम्मू कश्मीर में नहीं थे, क्योंकि 19 अक्टूबर 2019 से पहले, माफ़ कीजिएगा 31 अक्टूबर 2019 से पहले जितने भी एक्ट थे वो मोस्टली पूरे भारत पे तो होते थे, लेकिन जम्मू कश्मीर में नहीं होते थे, क्योंकि वहाँ पे धारा 370 और 35 से आर्टिकल लगा हुआ था। लेकिन जब वो वहाँ से हट गया, तब अब जितने भी नियम कायदे कानून हैं जो कि भारत के अन्य राज्यों में लगेंगे वो जम्मू कश्मीर में भी लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, अब संपूर्ण भारत के अंदर हो गया। ये बिल्कुल मैं अपडेटेड वीडियो, अपडेटेड बुक से बना रहा हूँ। ये कोई लास्ट ईयर की बुक नहीं है, बिल्कुल अपडेटेड 2020 की ही बुक है, मूल विधि की। देखेंगे अधिनियम के विभिन्न उपबंधों को विभिन्न तिथियों व क्षेत्रों में लागू किए जाने की जो शक्ति है वो केंद्र सरकार को है। ये बात ध्यान रखिएगा, अधिनियम बन जाएंगे लेकिन केंद्र सरकार लागू करेगी सिचुएशन के हिसाब से। ठीक है, कि किस राज्य में कैसी सिचुएशन है, उसके ऊपर कितने प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए। देखिए जो उत्तर प्रदेश में नियम कायदे कानून लगाए जाएंगे इंडस्ट्री को लेके, वो नियम कायदे कानून आपको असम में नहीं लगाएंगे। असम में नहीं लगाए जा सकते उतने, क्योंकि वो पहाड़ी एरिया है, वहाँ पे वैसे भी बहुत ही कम ये कारखाने लगे हुए हैं। और अगर इतने ही सख्त कायदे कानून वहाँ लगा देंगे तो जो कंपनीज जाने वाली भी होंगी वो भी उस कायदे कानून में नहीं जाएंगी, क्योंकि आपको पता है पहाड़ों के ऊपर इंडस्ट्री लगाना ऊंची नीची एरिया है। क्योंकि असम जो शब्द है ना, इसका मतलब ही है जहाँ पर सम ना हो, मतलब जहाँ पर पृथ्वी धरातल बराबर ना हो। असम का मतलब है, हिंदी में इसका यही मतलब है कि जहाँ पर पृथ्वी बराबर ना हो, जो जगह है वो बराबर ना हो, ऊबड़ खाबड़ हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों इस अधिनियम में हम देखेंगे कि क्या क्या है। अब हम लोग टॉपिक पे फटाफट आते हैं। कुल इसमें 4 अध्याय हैं, 26 धाराएं हैं। अधिनियम में जो धारा 2 है वो महत्वपूर्ण पद को परिभाषित करती है। अधिनियम में जो धारा 2 है दोस्तों, यहीं पे धारा 2 की बात नहीं हो रही। आप जब उठा के पढ़ेंगे, अभी मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा भारतीय दंड विधान एवं दंड प्रक्रिया संहिता, या दूसरा टॉपिक होगा उसका महिला, बच्चों, अनुसूचित जाति के सदस्यों आदि को संरक्षण देने संबंधी विधिक प्रावधान। तो आप यहाँ देखेंगे कि धारा 2 सिर्फ परिभाषा से संबंधित है। कहीं पे भी
चाहे आप पर्यावरण संरक्षण वन जीव संरक्षण पढ़ रहे हो, इसमें चाहे सूचना का अधिकार अधिनियम पढ़ें या आईटी अधिनियम पढ़ें और साइबर अपराध पढ़ें, तो वहाँ पे भी जो धारा 2 होगी वो आपको मोटा मोटा ध्यान में रखना है कि किसी भी टॉपिक के ऊपर जो धारा 2 होती है वो सिर्फ और सिर्फ होती है उसकी परिभाषा से संबंधित। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो धारा 2 है क्या है, वो परिभाषा से संबंधित है। धारा 2 के काम में क्या है, धारा 2 के काम में बोला गया है कि पर्यावरण का क्या मतलब है। अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे थे पर्यावरण मतलब परि प्लस आवरण। परि मतलब जो चारों ओर, आवरण मतलब जो ढका हो, जो हमारे चारों ओर ढका होगा वो कहलाएगा पर्यावरण। अभी हम लोग यही पढ़ते आ रहे थे और यही इसका थोड़ा सा अन्वेषण करके, थोड़ा सा एक्सप्लेन करके इसकी एक ये डेफिनेशन बनाई गई है कि जल, वायु और भूमि तथा मानवीय प्राणी, अन्य जीवित प्राणी, पौधे, सूक्ष्म जीवाणु तथा संपत्ति में और उनके बीच विद्यमान अंतर संबंध को पर्यावरण कहते हैं। सिर्फ वही लाइन है, सारी वही लाइनें हैं, बस उसको लिखने का तरीका बदल दिया है। तो ये किसमें है, धारा 2 के काम में है। ठीक है, आते हैं प्रदूषक के बारे में। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग बड़ा कंफ्यूज होते हैं और लोग ध्यान नहीं देते। ये देखिए शब्द क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है शब्द प्रदूषक। ठीक, और एक शब्द है प्रदूषण, बस का और णा का अंतर है। कैसे है इसका मतलब, देखिए कोई आपने इंडस्ट्री लगाई, ठीक, या पर्यावरण के अंदर जैसे आपने कोई गैस बनाई, इस गैस का रिसाव होगा, इस गैस से जब गैस बनेगी तो उसमें केमिकल रिएक्शन होगी तो कुछ लिक्विड भी निकलेगा, तो लिक्विड निकलेगा, उस लिक्विड को कहाँ बहाएंगे, कहीं ना कहीं फेंकेंगे ना। अब मान लीजिए आपने H2SO4 बनाया, कोई इंडस्ट्री, कहीं ना कहीं तो H2SO4 बनता ही होगा, HCl बनता ही होगा, तो उसको कहाँ फेंका जाएगा, जहाँ भी उसको फेंका जाएगा तो वो क्या है, प्रदूषक पदार्थ है। ध्यान रखिएगा, का वाला प्रदूषक पदार्थ है, और वो जब पर्यावरण में मिलता है तो उसको बोलते हैं प्रदूषक। और जो पर्यावरण में मिल जाता है तो कहा जाता है पर्यावरण के अंदर ये प्रदूषक पदार्थ मिले हैं। प्रदूषक मतलब जैसे आपका कोई केमिकल गैसेस हो, या आपकी कोई ठोस चीज़ हो, या कोई द्रव लिक्विडी फॉर्म हो, या कोई भी ऐसी चीज़ जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए तो वो कहलाती है पर्यावरण प्रदूषक। ठीक, तो इसका उल्लेख किसमें है, इसका उल्लेख धारा 2 के खा के अंदर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने बताया था प्रदूषक है तो ये प्रदूषण है, तो आपसे पूछा जाएगा प्रदूषण किस में है, धारा 2 के गा में है। 2 के अंगा में क्या है, देखिए कोई ऐसा पदार्थ या निर्मित या बनाया जाए जो अपने रासायनिक व भौतिक रासायनिक गुणों के कारण या किसी समव्यवहार के कारण मानव, अन्य जीवित प्राणियों, पौधे, सूक्ष्म जीव, संपत्ति या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें बोलते हैं पर्यावरण, उन्हें क्या बोलते हैं, परिसंकटमय पदार्थ। आपसे पूछा जाएगा परिसंकटमय पदार्थ किस धारा में है, 2 के अंगा में। क्या होते हैं, ऐसे कोई भी पदार्थ जो बनाए जाएं, चाहे वो रासायनिक तरीके से बनाए जाएं, चाहे वो भौतिक तरीके से बनाए जाएं, उनका जो गुण है, उनकी जो क्वालिटी है, उसकी वजह से किसी मानव को या किसी प्राणी को या किसी पौधों को या छोटे छोटे बैक्टीरिया को या पूरे पर्यावरण को अगर नुकसान होता है तो वो कहलाए जाते हैं परिसंकटमय पदार्थ। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं, पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार लाने तथा संरक्षण हेतु एवं पर्यावरणीय पदार्थों के निवारण हेतु सभी प्रकार के उपाय करने की जो शक्ति है वो धारा 3 के अंतर्गत है। लेकिन इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि किसको है, केंद्र सरकार को, क्योंकि आपको पता है अनुसूची जब 7 पढ़ेंगे आप तो आप वहाँ पर देखेंगे कि अनुसूची 7 के अंतर्गत 3 प्रकार की लिस्ट हैं। एक है संघ, राज्य और संवर्ती, तो वहाँ पे सबका बखान किया गया है कि ऐसे कौन से टॉपिक, तो जो पर्यावरण टॉपिक है वो केंद्र की सूची में ही आता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। हालांकि केंद्र और राज्य की दोनों, केंद्र और संवर्ती सूची में दोनों में आता है, लेकिन अगर केंद्र और राज्य के बीच में कोई ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जो कि पॉलिसी में बराबरी हो जाए, दोनों की पॉलिसी, तो केंद्र की पॉलिसी मानी जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, वो जब हम लोग पॉलिटी पढ़ेंगे तब उसको बहुत गंभीरता से देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि इन उपायों में राज्य सरकारें, अधिकारियों व प्राधिकारों द्वारा बनाए गए नियमों का संवहन, राष्ट्रपति कार्यक्रम की योजना, निर्माण व निष्पादन, विभिन्न आयामों की गुणवत्ता के लिए मानक निर्धारित करना, प्रदूषकों के उत्सर्जन का मानव निर्धारण, विनिर्माण प्रक्रिया, सामग्री और पदार्थ की जांच, समस्याओं का अन्वेषण और अनुसंधान,
प्रयोगशालाओं की स्थापना, पर्यावरणीय विषयों की सूचना एकत्र करना तथा प्रचार प्रसार करना, प्रदूषण निवारण हेतु नियम, पुस्तिकाएं, संहिताएं या मार्गदर्शिकाएं तैयार करना और अन्य उचित कार्रवाई करना शामिल होता है। ये पूरी बातें इसमें शामिल होती हैं कि पर्यावरण को ठीक करने के लिए चाहे आप पंपलेट्स बंटवाएं, चाहे आप किताबें बंटवाएं, चाहे उसके लिए संहिता मतलब क्या होता है, दंड प्रक्रिया के लिए कोई विधि बनाएं, ये सब केंद्र सरकार के हाथ में है। और राज्यों को गाइडलाइन दे, या सब कुछ केंद्र सरकार के हाथों में है। ठीक है, आते धारा 3। अभी हम लोगों ने धारा 3 के ऊपर ही बात कर रहे थे। धारा 3 में देखिए क्या है। धारा 3 के अंतर्गत इसमें यह बताया गया है कि धारा 3 में प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग व कृत्यों के निर्वाह के लिए केंद्र सरकार प्राधिकारियों का गठन कर सकती है, धारा 3 के उपधारा 3 में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण, आपको पता है ये एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूट्स बनाए जाते हैं ना, ट्रिब्यूनल बनाए जाते हैं। तो ये है, ये धारा 3 के अधीन ही स्थापित किया जाएगा। कमेंट में बताइएगा कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष कौन है इस समय। आते हैं धारा 4 के लिए। धारा 4 में केंद्र सरकार द्वारा अधिकारियों की नियुक्ति और उनकी शक्तियों के विषय में है। केंद्र सरकार धारा 4 के अंतर्गत अधिकारियों की नियुक्ति कर सकती है और उनको शक्तियां दे सकती है। ठीक है, जो आप देखते हैं कि छापामारी होती है, जो आईपीएस ऑफिसर बनते हैं, ठीक है, या रेवेन्यू ऑफिसर्स के अलावा भी केंद्र सरकार में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो पर्यावरण से संबंधित अधिकारी बनाए जाते हैं, वो सारी चीज़। ठीक है, धारा 5। धारा 5 में केंद्र सरकार किसी व्यक्ति, प्राधिकारी या अधिकारी को लिखित निर्देश दे सकती है जो बाध्यकारी होते हैं। अब वो किस प्रकार के लिखित निर्देश दे सकती है? तो लिखित निर्देश दे सकती है कि अगर कोई भी ऐसा कारखाना चल रहा है जिसमें कि प्रदूषक बहुत ज़्यादा होता है तो उसको बंद किया जा सके। ठीक है, और उसकी अगर वो बंद नहीं कर रहा है, चोरी छुपे काम कर रहा है, तो उसकी बिजली काटी जा सके, उसके जल की व्यवस्था रोकी जा सके। ये सारी सेवाएं जब बंद कर दी जा सकती है। ठीक है, ये केंद्र सरकार इसीलिए धारा 4 के अंतर्गत अधिकारियों की नियुक्ति करता है, क्योंकि हर मंत्री तो जा के देखेगा नहीं डिस्ट्रिक्ट के अंदर के कितने सारे। अब जो डीएम एसएसपी जो डीएम होता है वो अपने अंडर में अधिकारियों की अपॉइंटमेंट करता है, अपने अधिकारियों को पावर देता है। अपॉइंट तो वो आयोग से ही होते हैं, लेकिन उनको पावर मिलती है तो जिसके तहत वो जाके वहाँ पे छापेमारी करते हैं, देखते हैं। क्योंकि डीएम का भी एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाके तो नहीं देख सकता ना। जब बहुत बड़ा होता है, कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री पकड़ी जाती है, तब छोटे अधिकारी उसको इत्तला करते हो, तब डीएम उसके ऊपर एक्शन लेता है केंद्र सरकार की हेल्प से। ठीक है, बढ़ते हम लोग आगे। धारा 5 को देखते हैं। देखिए धारा 5 क्या है। धारा 5 के अंतर्गत ये कहा गया है कि किसी निर्देश की अपील राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के पारित होने के पश्चात से हरित अधिकरण में की जाएगी। ठीक है, धारा 6 देखते हैं। पर्यावरण प्रदूषण का विनियमन करने के लिए नियम बनाने की जो शक्ति है वो केंद्र सरकार के पास में है, वो अभी हम लोग बात कर चुके हैं। धारा नंबर 7 के ऊपर देखते हैं कि उद्योग सक्रिया या प्रक्रिया को निर्धारित मानक से अधिक मात्रा में उत्सर्जित या निस्तारण करना प्रतिषिद्ध किया गया है। देखिए इसका मतलब समझिए। इसका मतलब ये है कि धारा 7 में आपको देखिए, अब कोई इंडस्ट्री लगेगी तो इंडस्ट्री में ऐसा तो नहीं होगा कि आप कोई केमिकल बनाए उसका 1% भी कोई वेस्टेज ना निकले। कोई भी चीज़ बनती है तो वेस्ट तो निकलता ही है। अब उस वेस्ट को कहाँ खपाएंगे? तो कंपनी के लिए गाइडलाइन बनती है, केंद्र सरकार की गाइडलाइन होती है कि आपने अगर 100% ये कुछ बनाया है तो उसमें आपको 20%, मैं एक बता रहा हूँ उदाहरण के तौर पे, 20% या 25% आपका जो वेस्टेज मटेरियल ही निकलना चाहिए। मतलब आपकी जो मशीनें हैं वो इतनी उम्दा किस्म की होनी चाहिए कि उसमें वो मिनिमम से मिनिमम वेस्टेज निकालें, और इस वेस्टेज को आप यहाँ डाल सकते हैं और इसके बदले आपको पर्यावरण के लिए आपको सरकार को इतना पैसा देना पड़ेगा, जिसको टैक्स बोलते हैं, और बहुत ज़्यादा टैक्स लगता है जो भी केमिकल इंडस्ट्रीज़ होती हैं। ठीक है, तो उसके लिए गाइडलाइन बनती है। तो ये गाइडलाइन बनाने का काम किसमें है? धारा 7 के अंतर्गत है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था अभी परिसंकटमय पदार्थ, अभी आपने समझ लिया होगा, तो यहाँ पे बहुत अच्छे से लाइन समझ में आएगी। तो परिसंकटमय पदार्थ से समव्यवहार करते समय रक्षा उपायों तथा विविध प्रक्रियाओं का अनुपालन किया जाएगा। धारा 8 में यह कहा गया है कि जो भी व्यक्ति
उस इंडस्ट्री में लगता है, उस इंडस्ट्री में लग के वो चीज़ों को कर रहा है, मजदूर है, केमिकल इंडस्ट्री में लगा है, तो उस मजदूर के लिए भी क्या करेंगे, रक्षा उपाय रखने चाहिए। और अगर आपकी फैक्ट्री में लग जाती है आग उस गैस की वजह से ना, जैसे कि आपको पता है कि 1984 में हुआ था, तो उस कंडीशन में आपके पास रक्षा उपाय क्या हैं? आप कैसे अपने मजदूरों, अपने वर्कर्स और अपने आप को बचाएंगे? या आपकी इंडस्ट्री के अगल बगल बहुत आवासीय क्षेत्र हैं, मतलब रहने वाले क्षेत्र हैं, तो वहाँ पे लोगों को कैसे बचाएंगे? उसके लिए भी रक्षा उपाय होने चाहिए धारा 8 के अंतर्गत। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट दूसरी पॉइंट पे। देखिए धारा 9 के अंतर्गत ये कहा गया है कि मान लीजिए आपने फैक्ट्री लगाई और उस फैक्ट्री के अंतर्गत उस फैक्ट्री के अंतर्गत कोई घटना हो गई, दुर्घटना हो गई, आकस्मिक कोई काम ऐसा हो गया अचानक से जिससे बहुत बड़ा मानक से अधिक निस्तारण हो गया, चीज़ें डैमेज हो गई। और देखिए डैमेज हो गई तो मैंने अभी यहाँ पे एक शब्द देखिए लिखा मानक। मानक का मतलब क्या होता है? मानक का मतलब होता है कि जो सरकार द्वारा एक मानक तय किए गए हैं कि भाई आपका जो वेस्टेज है 20% निकलना चाहिए। अचानक से मशीन में कुछ डैमेज हो गया और मशीन ज़्यादा वेस्टेज निकालने लग गई, वो 60% तक वेस्टेज निकाल रही है। अब आपने कहा साहब मशीन तो हमने ऑर्डर कर दी है, इंजीनियर आएगा वो बनाएगा, अभी उसको बनने और आने में वो आ रहा न्यूयॉर्क से, उसके आने में लग जाएगा 1 महीना, तो अब क्या किया जाए? तो गवर्नमेंट आपसे कहेगी ठीक है कोई बात नहीं, जब आपकी इतनी बड़ी इंडस्ट्री है और इससे पहले भी आपका वेस्टेज कम निकल रहा था तो ठीक है, लेकिन इसके बदले में आपको कुछ एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि आप एक्स्ट्रा वेस्टेज भी तो निकाल रहे हैं। उस वेस्टेज को हम कहाँ खपाएंगे, क्योंकि वो जाएगा तो पृथ्वी पे ही कोई अधिकारी या मंत्री अपने घर तो नहीं ले जाएंगे थोड़ा थोड़ा वेस्टेज अपने डिब्बे में भर के, तो ऐसा तो नहीं कर सकते ना, तो वो कहीं पृथ्वी में ही जाएगा। तो उसको कैसे हम लोग रिफाइनरी करेंगे, उसको कैसे उसका भरपाई करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, हम आपके ऊपर टैक्स लगाएंगे। तो धारा 9 के अंतर्गत उसके ऊपर टैक्स लगेगा। अब आते हैं हम लोग धारा 9 के उपधारा 3 के अंतर्गत। देखिए क्या है, उपचारात्मक कार्रवाई में हुए खर्च को ब्याज के साथ भू राजस्व के बकाया की तरह वसूल किया जा सकेगा। देखिए कैसा है, डैमेज हो गया, डैमेज होने के बाद में वहाँ पे मान लीजिए किसी कंपनी में आग लग गई और वहाँ पे डैमेज हो गया और किसी मजदूर या बहुत सारे मजदूरों को वहाँ चोट लग गई उसकी वजह से, तो उससे जो बकाया राशि है, जो उनके उपचार में खर्च हुई है राशि ना मजदूरों की, वो वसूला जाएगा। ये कहा गया धारा 9 के उपधारा 3 में। ये याद रखना है, ये मत सोचिएगा कि याद नहीं रखेंगे, रटना है, क्योंकि इससे 2 प्रश्न आते हैं, 2 से 3। क्योंकि देखिए यूपीएसआई में जो ज़्यादा वेटेज है वो पॉलिटी का है, मूल विधि का है, बाकी वेटेज तो सबका है, ज्योग्राफी का भी है, लेकिन ज्योग्राफी से आएंगे 1 क्वेश्चन, क्योंकि उन्हें 40 क्वेश्चन डालने हैं। अब 40 क्वेश्चन में वो अगर पॉलिटी से ही पूरा डाल देंगे या मूल विधि से ही डाल देंगे, लेकिन आप ये मान के चलिए पॉलिटी से कम 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे और मूल विधि से कम 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे, या हो सकते हैं 7 क्वेश्चन भी आ जाए, बाकी अदर सेक्टर से आएंगे। तो पहले इसको कवर अप कर ले ताकि इसमें 4 से 5 क्वेश्चन मेरे पक्के हो जाए। ठीक है, अब देखते हैं धारा 10 के बारे में। देखिए धारा 10 में क्या कहा गया, धारा 10 में ये कहा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा इस निर्मित सशक्त किए गए किसी व्यक्ति को किसी स्थान में प्रवेश तथा निरीक्षण की शक्ति प्रदान करती है। ठीक है, क्या केंद्र सरकार द्वारा निर्मित सशक्त किए गए किसी व्यक्ति को केंद्र सरकार ने, अभी मैंने आपको बताया धारा 4 के अंतर्गत केंद्र सरकार क्या करेगी, अपॉइंट करेगी किसी अधिकारी को कि भैया ये तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट है, तुम यहाँ के डीएम हो, तुमको समझना है कोई भी गैर कानूनी रूप से कोई इंडस्ट्री चले तो उसके ऊपर पेनल्टी लगानी। तो उस आदमी को धारा 10 में ये अधिकार है कि वो अचानक भी किसी फैक्ट्री में जा सकता है और फैक्ट्री मालिक उसको ये नहीं कहेगा कि अभी नहीं, सुबह आइए 10 बजे से ऑफिस खुलता है, नहीं, तुरंत उसने बोला अगर रात को 9 बजे छापा मारा है तो गेट खुलेगा, वो जो फाइल चाहेगा वो फाइल उठाएगा, उसको पढ़ेगा, समझेगा, उसकी फ़ोटो खींचेगा, लेके जाएगा। क्योंकि अगर 10 बजे का समय वो आएगा दूसरे दिन, तब तक तो जो फैक्ट्री मालिक है वो सब काम लगा देगा उसका। तो इस चक्कर में इसको धारा 10 के अंतर्गत यहाँ पे इस चीज़ को बताया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। किसी कारखाने परिसर या अन्य स्थान में जल, वायु, मिट्टी या अन्य पदार्थ का विहित तरीके से नमूना केंद्र सरकार या उसके द्वारा सशक्त किसी अधिकारी के द्वारा प्राप्त शक्ति धारा 11 में दी गई है। अब मैंने वही बताया ना कि अधिकारी ने छापा मारा किसी इंडस्ट्री में, मालिक बोला कि 10 बजे आना दूसरे दिन, अधिकारी बोला नहीं मुझे अभी खोलना है, नहीं तो मैं पूरा सीज कर दूंगा। ठीक, तो उसने कहा ठीक है भाई साहब, खोल दिया। अब अधिकारी अंदर जाएगा, फाइल लेके उसको लगा, फाइलों में तो सब कुछ ठीक चल रहा है, उसने कहा कि लो प्रोडक्ट का सैंपल ले लेते हैं। आपने देखा ना
कई बार कोई अधिकारी कहीं फूड भंडार में जाते हैं तो वहाँ पे सैंपल ले लेते हैं। मिठाई की दुकान में आपने देखा होगा कि होली दीपावली में जो मावा के बड़े बड़े जो स्टॉल होते हैं वहाँ पे फूड इंस्पेक्टर जाता है और मावा का सैंपल ले लेता है। वो इसलिए लेता है कि इसमें मिलावटी खोया तो नहीं बिक रहा। इसीलिए ये जो अधिकारी होते हैं वो जाते हैं इंडस्ट्री के अंदर, और इंडस्ट्री के अंदर जाने के बाद वो देखते हैं कि ये जो आपकी जो चीज़ें हैं वो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप फर्जी तरीके से कर रहे हो, उसमें जो वेस्टेज है उसका ध्यान ही नहीं रख रहे हो, उसमें केमिकल चीज़ें ज़्यादा लगा रहे हो, ये सारी चीज़। ठीक है, तो उसमें धारा 11 में वो सैंपल लेके जा सकता है, उसको कोई रोकेगा नहीं। ठीक है, धारा 12 क्या, देखिए केंद्र सरकार द्वारा पर्यावरणीय प्रयोगशालाएं स्थापित की बात करी गई। बिल्कुल सही है कि पर्यावरण के लिए प्रयोगशालाएं बनेंगी, बिल्कुल सही है। ये देखा जाएगा, लगातार प्रयोग होता जाएगा कि पर्यावरण के लिए कौन सी इंडस्ट्री सही मापदंड कर रही, क्योंकि आप जो सैंपल लाएंगे वो कहाँ चेक करेंगे, अपने घर पे तो नहीं चेक करेंगे, लाइब्रेरी में देंगे, माफ़ कीजिएगा प्रयोगशाला में देंगे। तो प्रयोगशाला में जब देंगे तो वहाँ पर वो चेकअप होगा, तब वहाँ पर एक गाइडलाइन बनेगी। तो इसलिए क्या है कि धारा 12 में केंद्र सरकार द्वारा पर्यावरण प्रयोगशालाओं के बारे में पदार्थ के नमूने के विश्लेषण के प्रयोजनों के लिए सरकारी विश्लेषक नियुक्त किए जाएंगे। सरकारी विश्लेषक का मतलब समझते हैं, साइंटिस्ट, जो साइंटिस्ट होते हैं, जो रिसर्चर होते हैं, जो प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च करते हैं, देखते हैं कि इसकी क्वालिटी का मार्जिन क्या रहना चाहिए, इस प्रोडक्ट में कितने प्रतिशत ये होना चाहिए और कितना है। तो इसके लिए सरकारी जो होंगे अधिकारी वो अपॉइंटमेंट किए जाएंगे, उनके भी एग्ज़ाम्स होंगे, उनको रिक्रूटमेंट किया जाएगा कि अगर आप इस चीज़ के स्पेशलिस्ट हैं तो आपको जो प्रयोगशालाएं हैं उसमें आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा और आपको जॉब मिलेगी। धारा 13 के अंतर्गत इसका प्रावधान है। आगे बढ़ते हैं। सरकारी विश्लेषण की रिपोर्ट साक्ष्य के रूप में प्रयोग की जा सकेगी। बिल्कुल है कि सरकारी रिपोर्ट ही प्रयोग की जा सकेगी, प्राइवेट एजेंसी की नहीं, क्योंकि प्राइवेट पे तो आप क्या करेंगे, पैसा दे लेके अपनी रिपोर्ट को ठीक करा लेंगे, लेकिन गवर्नमेंट की जो रिपोर्ट है उसको वैलिड माना जाता है। ठीक है, अगर आप में से बहुत सारे ऐसे, अगर आप में से लोग होंगे या आपके भाई बहन कोई भी होगा जिन्होंने बीटेक कर रखा होगा, तो आपको पता होगा कि बीटेक में जो 4th ईयर में जो कंपनीज होती हैं वहाँ पर जो बीटेक के इंजीनियर्स होते हैं जो पढ़ रहे हैं वो जाते हैं वहाँ पर, जो केमिकल इंडस्ट्री के अगर केमिकल से उन्होंने बीटेक किया हुआ तो वो जाएंगे वहाँ पर उसका सर्वेक्षण करेंगे, एक रिपोर्ट बनाएंगे। वो रिपोर्ट जाती है गवर्नमेंट को, वो गवर्नमेंट लगाती है, अपने पास रखती है, और उसी गवर्नमेंट कॉलेज के लड़के से ही वो रिपोर्ट बनती है, क्योंकि उसको पता है कि गवर्नमेंट कॉलेज का जो लड़का बना देगा रिपोर्ट वही सबसे मान होगा। प्राइवेट कॉलेज की जो लड़के बीटेक करते हैं उसकी वो रिपोर्ट मान ही नहीं होती, क्योंकि हो सकता है उस लड़के को कुछ दे दिया है और उसने कोई सही रिपोर्ट बना दी। गवर्नमेंट कॉलेज के लड़के ने यदि रिपोर्ट बनाई है तो अगर उसने लिया भी है तो उसकी जिम्मेदारी उस लड़के की होगी, उस इंजीनियर की होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अधिनियम के उपबंध नियमों, आदेशों तथा निर्देशों के उल्लंघन के लिए दंड का प्रावधान धारा 15 में है। ठीक है ना, दंड का जो प्रावधान है अभी धारा 15 में है। प्रत्येक उल्लंघन या असफलता के लिए 5 वर्ष तक का कारावास, 1 लाख रुपए का जुर्माना या दोनों का दंड दिया जा सकता है। ये देख लीजिए, 5 वर्ष तक का कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माना। हालांकि ये बहुत कम है, लेकिन इससे बड़े बड़े चार्जेस लगते हैं, ये तो बहुत कम है। एक बड़ी सी इंडस्ट्री लगी हो उसमें सिर्फ 1 लाख रुपए वो तो हर महीने दे देगा आपको, क्योंकि अगर उसकी 50 करोड़ 100 करोड़ की इंडस्ट्री है, 200 करोड़ की इंडस्ट्री है, तो 1 लाख रुपए कुछ नहीं, वो इससे ज़्यादा लेता है। ये तो आपको एक छोटी इंडस्ट्री के लिए बताया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि उल्लंघन या असफलता जारी रही तो अतिरिक्त जुर्माने के रूप में दोष सिद्ध प्रथम असफलता में के पश्चात प्रत्येक दिन के लिए 5,000 रुपये तक के हिसाब से जुर्माने से दंडित करने की व्यवस्था है। मतलब अगर एक बार आपको बोल दिया गया, अल्टीमेट दे दिया गया, आपने 1 लाख रुपए भी दे दिया और आपने माफ़ी मांग ली, लेकिन अगर फिर से आप वो काम कर रहे हैं तो रोज़ का 5,000 रुपया आपसे लिया जाएगा, गवर्नमेंट लेगी। ये सही चीज़ है, क्योंकि होता क्या है कि कोई मशीन आती है, पता चला 50 करोड़ की, तो वो 50 करोड़ की मशीन दोबारा तो लेंगे नहीं, डैमेज हो गई किसी वजह से, तो वो क्या करते हैं कि उसी पे काम चलाते रहते हैं। इसलिए 5,000 रुपये रोज़ का और 1 लाख रुपये जुर्माना। हालांकि इससे बड़ा जुर्माना लगता है, लेकिन ये एक बिल्कुल बेसिक इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, इसलिए आपको इतना ही बताया जा रहा है। चलिए देखते हैं, यदि दोष सिद्ध की तिथि से 1 वर्ष के पश्चात भी असफलता जारी रहती है तो कारावास की अवधि 6 वर्ष तक की जा सकेगी। मैंने आपको जैसा बताया कि 1 वर्ष के लिए एक बार पकड़ गए हैं, माफ़ी मांग ली, लेकिन बराबर फिर डीएम को पता चला या अधिकारियों को पता चला कि ये वापस से वही काम कर रहे हैं, तो
इनका जो कारावास टाइम पीरियड है उसको बढ़ा दिया जाएगा, 7 वर्ष कर दिया जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं। कंपनियों द्वारा अपराध किए जाने की जो धारा है वो धारा है आपके पास 16 के अंतर्गत जो कंपनी जो अपराध करती है उसको क्या मिलता है, उसके हिसाब से उनको दंड दिया जाता है। धारा 17 में है सरकारी विभागों द्वारा अपराध को दंडित बनाती है। अगर सरकारी, देखिए यहाँ पर आ गया धारा 17 में क्या बोला गया, धारा 17 में देखिए आपसे ये बोला गया है कि अगर कोई सरकारी व्यक्ति करता है, कोई सरकारी व्यक्ति बदमाशी करता है, वो पैसा ले लेता है कंपनी से, अब उसने कहा 50 करोड़ की हिसाब आती है और आप हमसे 2 करोड़ ले लीजिए, तो अगर वो पता चल जाता है तो सरकारी विभाग को भी दंडित किया जाएगा, जो भी वो व्यक्ति है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हम लोग, आगे आते देखिए धारा 18 में। धारा 18 में सद्भावपूर्ण की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण अर्थात कोई भी वाद या विधिक कार्यवाही न चलाने का उपबंध देती है। धारा 18 हो गया। न्यायालय अधिनियम के अधीन अपराध का संज्ञान केंद्र सरकार अथवा प्राधिकृत किसी अधिकारी या प्राधिकारी के परिवाद पर करेगा। ठीक है ना, इसके बाद देखिए परिवाद किए जाने के आशय से लिखित सूचना 60 दिन से कम नहीं होनी चाहिए। परिवाद का मतलब क्या होता है, परिवाद का मतलब होता है फाइल चार्ज करना। ठीक है ना, परिवाद का मतलब होता है, तो ये क्या है 60 दिन से कम नहीं होगा। धारा 3 के अंतर्गत क्या है, धारा 3 के अधीन गठित प्राधिकारियों के सदस्यों, अधिकारियों एवं कर्मचारी भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 21 के अनुसार लोक सेवक होंगे। ठीक है ना, इसके बारे में पूरा ब्यौरा दिया गया है। सिविल न्यायालय की अधिकारिता का वर्णन धारा 22 में दिया गया है कि इस टॉपिक पे, मतलब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में किन किन टॉपिक पे सिविल न्यायालय इसकी सुनवाई कर पाएगा। ठीक है ना, तो इसमें क्या है धारा 22 के अंतर्गत इसमें दिया गया है। जैसे मैं आपको उदाहरण बताऊँ, आप शायद हो सकता है ये लाइन नहीं समझ पाए होंगे। जैसे आपको पता है कि जो हमारे पास जो आर्टिकल 226 है, ठीक है, आर्टिकल 32 है, जिसमें हम लोग बोलते हैं रिट के बारे में बात करते हैं ना, कि रिट्स है हमारे पास, तो रिट्स की सुनवाई कौन कर सकता है, हाई कोर्ट में होगी या सुप्रीम कोर्ट में होगी, कोई सिविल न्यायालय में तो नहीं होती। लेकिन अगर कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो सिविल न्यायालय को दे दिए जाएँ, ठीक है, जैसे उसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण का पॉइंट दे दिया जाए, तो उस कंडीशन में नई एक धारा डाल दी जाएगी कि इस धारा के अंतर्गत सिविल न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण को सुन सकता है। तो यही टाइप की जो धारा है वो यहाँ पे डाली गई। ठीक है, धारा 22 के अनुसार क्या है, केंद्रीय सरकार आवश्यक लगने पर किसी अधिकारी, राज्य सरकार या प्राधिकारी को अपनी शक्तियों और कृत्य प्रत्यायोजन कर सकेगी। ठीक है, अब आते हैं प्रत्यायोजित करने वाली शक्तियाँ की धारा 3 के अधीन अधिकरण गठित करने की शक्ति तथा धारा 25 के अधीन नियम बनाने की शक्ति शामिल नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस अधिनियम के प्रावधान तथा उनके अधीन बनाए गए नियम अन्य अधिनियमों से असंगत होते हुए भी अभिभावी होंगे। कहने मतलब है कि यहाँ पर जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में जो धाराएं, जो प्रावधान बनाए जाएंगे, उनके अधीन जो नियम कायदे कानून बनाए जाएंगे, उनका असंगत होते हुए भी अभिभावी होंगे। अगर वो संगत नहीं है, मैच नहीं खा रहे हैं, अगर आपकी कंपनी में वो मानक नहीं है, लेकिन अगर उसका कुछ भी अंश मिल रहा है, तो भी वो क्या होंगे, आपके ऊपर प्रभावी होंगे। धारा 25 के अंतर्गत क्या है, धारा 25 के अंतर्गत देखिए ये बोला गया है कि केंद्र सरकार को नियम बनाने की शक्ति का प्रावधान है। केंद्र सरकार नए नए नियम बना सकती है, क्योंकि स्टॉकहोम समझौता 1972 से, स्वीडन वाले स्टॉकहोम समझौते से हम लोग जुड़े हुए हैं। सेम वैसे ही जैसे हम लोग यातायात अधिनियम में किस समझौते से जुड़े हुए थे, ब्रासीलिया समझौते से। ठीक है ना, ठीक वैसे ही यहाँ पे स्टॉकहोम समझौते से जुड़े हुए हैं। आपको रिकॉल भी मैं कराता जा रहा हूँ। अन्य कई उपयोगी पॉइंट देख लीजिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको मैंने बताया क्या, पृथ्वी जो सम्मेलन है वो रियो डी जनेरियो ब्राज़ील में 1992 में आयोजित किया गया था। ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। सतत विकास एवं विश्व शिखर सम्मेलन वर्ष 2002 में जोहान्सबर्ग में संपन्न हुआ था, ये रट लेना है आपको। 2022 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित संयुक्त राष्ट्र सतत विकास पर सम्मेलन पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रयास के उदाहरण है। ठीक है, एजेंडा 21 बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार सुना होगा। सतत विकास एवं संयुक्त राष्ट्र की गैर बाध्यकारी कार्य योजना पर्यावरण संरक्षण हेतु। ठीक है, इसके बाद
देखते हैं धारा भारतीय संविधान नहीं देख रहे हैं, भारतीय संविधान के कुछ पार्ट देख रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य हैं, ठीक है, तो उसके अंतर्गत कुछ पर्यावरण को संरक्षित करने की बात है। नीति निर्देशक तत्व में सरकार को बताया गया है कि आप इन टॉपिक्स पे पर्यावरण को संरक्षित करेंगे, ठीक है, तो उन सबकी हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए भारतीय संविधान के आर्टिकल अनुच्छेद 51 का के खंड 6 में, 51 का के खंड 6 में, और भाग कौन सा है, भाग कमेंट में लिख के बताइएगा मुझे। भाग है, मैं बता देता हूँ, 4 का, ठीक है ना, में प्राकृतिक पर्यावरण को उसके अंतर्गत वन झील नदी एवं वन्य जीव है रक्षा करना तथा उसके संवर्धन करना तथा प्राणियों के प्रति दया भाव रखना प्रत्येक व्यक्ति का मूल कर्तव्य बनाया गया है, ठीक है ना, प्रत्येक व्यक्ति का ये मूल कर्तव्य होगा, ठीक। इसके बाद हम लोग देखते हैं संविधान के अनुच्छेद 48 का ये 48 का कहाँ है, नीति निर्देशक तत्वों में, ठीक है ना, नीति निर्देशक तत्व में है 48 का और नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है, भाग 4 में है। पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन तथा वन्य जीवों के रक्षा को राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया है, ठीक है ना। आगे आते, ऊपर आते, धारा 25, अब वापस से आ जाओ पर्यावरण संरक्षण की धारा में। धारा 25 के अंतर्गत ये किया गया है कि बनाए गए नियम संसद के समक्ष जबकि वह सत्र में ही 30 दिन के लिए रखे जाएंगे। धारा 26 में बोला गया है कि ये पूरे साल नहीं चलेगा, एक टाइम पीरियड मिल जाएगा धारा 26 के अंतर्गत कि जो नियम हैं, जो कायदे कानून है, वो 30 दिन के ही भीतर बनने चाहिए, इसके लिए पूरा आपको सत्र नहीं चाहिए, ठीक है। वायु में देखिए प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1981 को राष्ट्रपति की अनुमति दिनांक 29 मार्च 1981 को प्राप्त हुई। देखो पर्यावरण प्रदूषण के अंतर्गत वायु का अधिनियम अलग है, क्या कहते हैं, वायु का है अधिनियम अलग है, जल अधिनियम अलग है, तो ये सारे अधिनियम अलग अलग बनाए गए हैं पर्यावरण संरक्षण के अंदर, लेकिन वायु के अंदर आपकी कितनी क्वांटिटी जा रही है आपकी इंडस्ट्री की, तो उसके लिए एक अलग बना है जो कि है 1981, ठीक है। देखिए यह अधिनियम दिनांक 15 मई 1981 को संपूर्ण भारत पे लागू हो गया, ठीक है ना। धारा 39 के बारे में देखेंगे, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 के उपबंधों के उल्लंघनों को दंडनीय बनाता है कि आपने अगर धारा 39 के अंतर्गत किसी भी प्रकार का काम किया तो आपको इसके लिए दंड मिलेगा, और वो किसके अंतर्गत आएगा, धारा 39 आता है वायु प्रदूषण 1981 के अंतर्गत, ठीक है। शासित या दंड का प्रावधान न होने पर ऐसे निर्देश के उल्लंघन के लिए 3 माह तक का कारावास या 10,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों के ही दंड की व्यवस्था की गई है। यह उल्लंघन जारी रहता है तो प्रथम दोष सिद्ध की तारीख से प्रत्येक दिन के लिए अतिरिक्त जुर्माने के तौर पे 10,000 रुपये तक का हो सकता है। जल प्रदूषण निवारण या नियंत्रण अधिनियम 1974, अभी मैंने आपसे क्या कहा था, वायु प्रदूषण का बना, ठीक, अब जल प्रदूषण का बनेगा। जल प्रदूषण का कब बना, ये आपको ध्यान रखना, 1974 के अंतर्गत बना। और राष्ट्रपति की सहमति कब मिल गई, राष्ट्रपति की सहमति मिल गई यहाँ पर कब, 23 मार्च 1974 को, ये याद रखने वाली बात है, ठीक है। अब जल अधिनियम 1974 प्रथम कहाँ लगाया गया, ये बात देखना, तो सबसे पहले असम में लगाया गया जल अधिनियम। मैंने आपसे क्या कहा था, जल अधिनियम, क्योंकि आपको पता है असम से ब्रह्मपुत्रा नदी आती है, ठीक है ना, और वो ब्रह्मपुत्रा नदी जब आती है तो वहाँ पे जो केमिकल इंडस्ट्री है, भाई असम में भी कुछ तो इंडस्ट्री होंगे ना, वहाँ के लोग कैसे जीवन यापन करते होंगे, सरकारी नौकरियों में ही तो सिर्फ नहीं रह सकते, तो वहाँ इंडस्ट्री है, लेकिन उतनी इंडस्ट्री नहीं है जितनी यहाँ पे उत्तर प्रदेश के अंदर है, और आपको देख रहे होंगे दिल्ली के अंदर है, महाराष्ट्र के अंदर है, ठीक है, उतनी इंडस्ट्री नहीं जितनी क्या कहते हैं यहाँ पर है। तो सबसे पहले असम में लगा जल अधिनियम 1974, बिहार में लगा, गुजरात में लगा, हरियाणा में लगा, हिमाचल प्रदेश में लगा, जम्मू कश्मीर में लगा, कर्नाटक में लगा, केरल में लगा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और संघ राज्य क्षेत्र में लागू किया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अन्य राज्यों में इसका प्रवर्तन जो हुआ वो संविधान के अनुच्छेद 252 के उपधारा 1 के अनुरूप अंगीकार किए जाने की तिथि से माना गया। अन्य राज्यों में भी, क्योंकि हमारे पास जो इस समय वर्तमान की अगर बात करें तो कितने राज्य हो गए, 28 राज्य, तो 28 राज्यों में इतने राज्यों में लग गया, असम में लग गया, हिमाचल में लग गया, गुजरात में लग गया, लेकिन इसके अलावा लगेगा ना, तो इसके अलावा किस आर्टिकल में लगेगा, 252 में, ठीक, 252 के अधीन लगाया जाएगा
और इन तिथियों में लागू किया जाएगा। इस अधिनियम की जो धारा 20 है, 20 के अधीन किसी निर्देश के उल्लंघन या असफलता की स्थिति में 3 महीने का कारावास और 10,000 रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं पॉइंट नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। अपराध जारी करने पर अतिरिक्त जुर्माना जो है वो 5,000 रुपये तक का प्रतिदिन के हिसाब से हो सकेगा। 5,000 रुपये का जुर्माना प्रतिदिन। धारा 32 या धारा 32 या धारा 33 या धारा 33 के का के अधीन निर्देश के उल्लंघन या असफलता पर कारावास 1 वर्ष 6 माह से 6 वर्ष तक तथा जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ठीक है। उक्त अपराध जारी करने पर प्रत्येक दिन के लिए 5,000 रुपये तक के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा। तो आप ये समझ लीजिए कितनी इंपॉर्टेंट जो धाराएं हैं। ठीक है। अब आपको पढ़ना कैसे, आपको दिमाग में ये हो रहा होगा कैसे पढ़ें। आपको बस इस वीडियो को 5 बार देखना, लगातार देख लीजिए, या आपको मैं बताऊंगा कि कैसे याद रखने की ट्रिक क्या है, कैसे याद रखा जाए एक लंबे समय तक। ठीक है। वीडियो से पढ़ाने का सबसे अच्छा फ़ायदा ये होता है कि आप छत पे बैठे हैं, आप घर पे हैं, कहीं घूम रहे हैं दोस्तों के साथ, या मॉर्निंग वॉक पे निकले हैं, आपने कान में ईयरफोन लगा लिए और जेब में डाल दिया अपने फ़ोन, वीडियो चालू करके आपका पूरा रिवीजन होता जा रहा है। लेकिन शर्त यह है कि पहली बार जो वीडियो देखें उसमें आप इन वीडियो को देखते हुए पढ़ें। दोबारा में भले आप वीडियो को बंद कर ले उसको और वीडियो ना देखे, सिर्फ आवाज़ सुने, लेकिन पहली बार ये शब्द देखने ज़रूरी है, क्योंकि दिमाग के जितने सेंसर्स उसमें इंक्लूड रहेंगे वो चीज़ें जल्दी ग्रैब करेंगे, जल्दी पकड़ेंगे और जल्दी याद होगी। इस अधिनियम को जारी रखना 1 वर्ष से अधिक अवधि हेतु है और तो न्यूनतम कारावास 2 वर्ष का होगा, जो 7 वर्ष तक का अधिकतम हो सकेगा या जुर्माने से भी अधिक दंडित किया जाएगा। ठीक है। धारा 42 के अंतर्गत देखते हैं। देखिए धारा 42 के अंतर्गत क्या बोला गया है कि भूमि पर लगाए किसी स्तंभ, थंब या खूंटे को प्रस्तुत अंतर्लिखित या रखी गई किसी सूचना को नष्ट करना, गिराना, हटाना आदि किसी प्राधिकृत व्यक्ति के कर्तव्य पालन में बाधा डालना। ठीक है। उपेक्षित जानकारी को ना देना, पानी या किसी अन्य दुर्घटना या घटना की सूचना देने में असफलता रहना या मिथ्या रूप में देना, 3 माह तक के कारावास या 1,000 रुपये तक के जुर्माने या दोनों से दंडनीय है। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब ये है कि धारा 42 ये कह रहा है कि भूमि पर अगर लगाए गए कोई पोल है, ठीक है, या कोई खूंटा गाड़ा है, ठीक है, इसकी सूचना आपने नष्ट कर दी है। मान लीजिए आपने किसी बड़ी जगह को खाली किया, वहाँ पे पेड़ लगे थे, आपने उसको काट दिया चुपचाप, आपने कहा कि यहाँ पर हम ये बना लेंगे और आपने बताई नहीं, सूचना नहीं दी सरकार को, गिरा दिया। तो इसके अंतर्गत अगर आपने कोई काम किया है तो धारा 42 के अंतर्गत आपको 3 महीने की कारावास और 10,000 रुपये का जुर्माना। अगर लेकिन छोटी सी जगह पे आपने किया है, तो बहुत बड़ी जगह की बात नहीं होती, बहुत छोटी जगह की, तब आपको इतना देना पड़ेगा। 3 महीने का कारावास है, जेल है, 1,000 रुपये का जुर्माना है, और या दोनों दिया जा सकता है। आते हैं धारा नंबर 24 के ऊपर। देखिए धारा 24 क्या कहती है। धारा 24 के अधीन प्रतिषेध के उल्लंघन में प्रदूषक पदार्थ आदि के व्ययन के लिए सरिता या कुएं का उपयोग करना। धारा 25 के बिना बोर्ड की पूर्व सहमति के नए निस्तरणों का निकासों की स्थापना तथा धारा 26 के अधीन किसी नदी या कुएं या मल नल या भूमि पर कोई मल का व्यवसायी बहिष्राव करना क्रमशः धारा 43-44 के अधीन है। इसमें 1 साल 6 महीने का न्यूनतम तथा 6 साल अधिकतम कारावास और जुर्माने से दंडनीय है। अब आप इस लाइन को समझ नहीं पाएंगे, मैं आपको समझाता हूँ बिल्कुल सरल भाषा में। देखिए मैंने अभी आपसे बताया कि कोई भी कुएं वाली जगह है जहाँ पर गांव के लोग पानी भरते हैं, ठीक है, कोई भी नहर है, कोई भी ऐसी जगह है जहाँ से शुद्ध पानी आता है और आपने वहाँ पे अपने घर का कचरा, मतलब जो आपका सीवेज का पानी वहाँ गिराने लग गए, ठीक है, आपने घर के अपने जो पूरे दिन नहाते धोते हैं इन सबका जो पानी वहाँ गिराने लगे, तो उस कंडीशन में जब पता चलेगा तो उस कंडीशन में आपके ऊपर जुर्माना लगेगा। और अगर ज़्यादा बड़ी फैमिली है, मान लीजिए आप हॉस्टल चला रहे हैं, 500 बच्चों का हॉस्टल है, 70 बच्चों का हॉस्टल है, वहाँ का पूरा अपने नाली का पानी सीधे एक नदी में जाके गिराने लग गए और वो नदी पहले साफ़ थी, तो आपके ऊपर जुर्माना लगेगा। आपको ऊपर पता है कितना जुर्माना लगेगा? आपको जो जुर्माने से नवाजा जाएगा वो 1 वर्ष 6 महीने की तो न्यूनतम सज़ा दी जाएगी और हो सकता है कि 6 वर्ष की भी दे दी जाए। इसके बाद में आपसे जो दंड है
वो दंड का प्रावधान जो है वो उस गाइडलाइन के हिसाब से तय किया जाएगा, और हो सकता है आपके ऊपर 5 लाख रुपए तक का भी दंड लग जाए, क्योंकि एक बहुत बड़ा परिसर आपने खराब किया जिससे वहाँ पर कई 100 लोग पानी पीते हैं यहाँ के। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को देखते हैं। ठीक है, देखिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को अगली वीडियो में हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, लगभग 1 घंटे के करीब हो गया है, तो आप बोर ना हो, इसलिए मैंने इस टॉपिक को, जो दूसरा जो टॉपिक है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, उसको मैं दूसरी वीडियो में रिकॉर्ड करूंगा, और वो कंप्लीट होते ही फिर हम लोग इसी चैप्टर के MCQs करेंगे। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और कमेंट में ज़रूर लिख के बताइए कि आपको कौन से पॉइंट्स यहाँ समझ में नहीं आए, जो वीडियो के थ्रू नहीं समझ में आए हैं वो मैं कमेंट के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूँगा। थैंक्स अ लॉट, कीप वॉचिंग।